गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को दोबारा से ये जो ध्वनि चैप्टर है, ये ध्वनि चैप्टर एक बार ऑफलाइन में आप लोग को पढ़ाया गया था, लेकिन बच्चे लोग का कहना हुआ नहीं सर इस चैप्टर को एक बार दोबारा बतला दीजिए, तो हम फिर आप लोग को दोबारा बतलाने के लिए आए हैं। देखिए, ध्वनि का मतलब क्या होता है, ध्वनि का माध्यम क्या है, ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसे प्रवेश करती है, ध्वनि का क्या सिस्टम है, ये सब आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलेगा। और इस चैप्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक है उसका सबसे पहले आप लोग को समरी लेकर के आए हैं। पहले समरी को समझिए। देखिए, सबसे पहला आपको यहां पर दिया हुआ है ध्वनि। ध्वनि क्या है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में जानना है। 2 नंबर में है उसका ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, और अगर ध्वनि का उत्पादन हो गया तो उसका संचरण कैसे होता है। संचरण मतलब माध्यम, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो आपके पास तक कैसे जाती है, इसके बारे में। उसके बाद है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यह भी आपको इसमें पढ़ना है। माध्यम के लिए आपको बतलाते हैं, कल के क्लास में बतलाए थे ना, जैसे अगर निर्वात नाम सुने होंगे, अगर निर्वात का मतलब होता है खाली स्थान। अगर खाली स्थान हो जाएगा तो क्या अगर हम जो बोलेंगे आपके आवाज तक, आपके कानों तक आवाज जाएगी? नहीं जाएगी। तो एक माध्यम का होना जरूरी है। उसके बाद अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या होते हैं, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है, ध्वनि का परावर्तन का क्या नियम है, प्रतिध्वनि क्या है, अनुरणन क्या है, उसके बाद परावर्तन के अनुप्रयोग क्या है, श्रव्यता का परिसर क्या है, पराध्वनि के अनुप्रयोग क्या है, और अंतिम में एक सोनार। सुने होंगे सोनार। अब ये वाला सोनार नहीं, वो जो नाक वाला कान वाला जो बनाता है वो सोनार नहीं, इसमें एक सोनार अलग है। समझ गए? इतना आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। आज जितना संभव हो सकता है मेरे से उतना आज आप लोग को खींच देते हैं। फिर अगर टाइम बचेगा और अगर आप लोग को परेशानी ना हो तो हम फिर अगला दिन इसको आगे लेकर के चलेंगे। तत्काल आज इतना को समझिए। एक बार अगर आप लोग को समझाया गया है तो इतना तो जरूर समझ में आप लोग को होगा। समझ गए ना? कहा गया ध्वनि, यहां से होगा ध्वनि से। देखिए ध्वनि में क्या है, ध्वनि वहां से आपको बतलाते हैं। कहता है ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का, श्रवण मतलब क्या, सुनने का संवेदन उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम सुन सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का ध्वनि नियम ध्वनि पर भी लागू होता है। ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। तरंग मतलब समझते हैं ना, ऐसे जो बतलाए थे कल, इस टाइप से बतलाए थे कल, ये होता है। इसका भी एक माध्यम होता है, इसी के माध्यम से हम लोग सुनते हैं। कभी कभी आप लोग कहते हैं ना सर थोड़ा जोर से बोलिए ना, या हम ही जब आप लोग से सुनते हैं तो बोलते हैं ना बहुत थोड़ा जोर से बोलो, नहीं सुनाई देती है, क्योंकि उसका एक माध्यम है जो माध्यम क्लियर नहीं हो रहा है। उस माध्यम को क्लियर करने के लिए आपको आवाज को, ठीक है, बोल्ड करना पड़ता है कि नहीं। अब कहता है ध्वनि का उत्पादन। कहता है ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु कंपन करती है। आपको क्लास में गिलास गिरा करके बतलाए थे ना, नहीं आप लोग के क्लास में, 8 क्लास में एक गिलास नीचे गिरा करके बतलाए थे। आप लोग भी घर पर देखते होंगे, जब अगर आपका जमीन बना हुआ है अगर, ठीक है, तब अगर कोई स्टील की बर्तन अगर नीचे में गिरती है तो आपको पता चलता है। अगर कांच का बर्तन गिरता है तो आवाज करता है लेकिन चकनाचूर हो जाता है। और जब स्टील के बर्तन को छूते हैं तो देखते हैं ना कंपन होते रहता है। अर्थात ध्वनि कब उत्पन्न होता है, जब वस्तु में कंपन उत्पन्न होती है या कंपनमान वस्तुओं से ध्वनि पैदा होती है। किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि पैदा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी बाह्य स्रोत द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मान लीजिए यहाँ पर अगर गिलास को रख दिया जाए तो क्या ये आवाज करने लगेगी? नहीं ना। तो बाहर से हम उस पर क्या करते हैं, बल देते हैं, यानी ऊर्जा लगाते हैं। और जब ऊर्जा लगाते हैं तो क्या होता है, वह कंपन करने लगता है, और कंपन से क्या होता है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी अब बोल ही रहे हैं तो बोलने के लिए क्या हो रहा है, ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। अगर हम ऊर्जा नहीं लगाएंगे, अगर हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा अगर नहीं होगी तो क्या हम आप लोग को बोल करके बतला सकते हैं? इतना आवाज हमारी बोल्ड निकल सकती है? नहीं निकल सकती है। तो इससे क्या समझ रहे हैं हम लोग, जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा तब उत्पन्न होती है जब हम अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्ति वाला, ठीक है, भोज्य पदार्थ यानी वस्तु देते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी के लिए क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, अब तो सीएनजी वाला भी आ गया है कई चीज। तो ऊर्जा के रूप में वो चीज को ग्रहण करता है। हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं और हम लोग भोजन शरीर में लेते हैं तो उससे क्या मिलती है हम लोगों को, ऊर्जा। और ऊर्जा मिलती है तो उस ऊर्जा से क्या उत्पन्न होती है, एक तरह से इसके लिए, इस चैप्टर के लिए ध्वनि। कोई दिक्कत? आगे आइए। कहता है उदाहरण के लिए देखिए, प्रयोगशाला में कंपनमान स्वरित्र द्विभुज से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसको दिखाने के लिए एक छोटी टेनिस प्लास्टिक की गेंद को धागे की सहायता से किसी आधार पर लटकाकर कंपनमान स्वरित्र द्विभुज से स्पर्श कराते हैं। गेंद एक बड़े बल के द्वारा दूर धकेल दी जाती है। लटका देते हैं, अगर गेंद को धक्का देते हैं तो क्या होता है, आगे पीछे होता है। देखिए दोलन करते हुए, देखिए ऐसा देखे है आकृति, इस टाइप से। अगर मान लीजिए यहाँ पर लटका हुआ अगर धक्का देंगे तो इधर की ओर भागेगा,
और अगर इधर की ओर भागेगा तो फिर इधर की भी ओर आ सकता है। एक उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है, ये धागा है टेनिस, ठीक है ना, टेबल टेनिस की गेंद है, ये देख रहे हैं, और कंपनमान स्वरित्र द्विभुज है, इससे मारते हैं, ऐसा जो आकृति है, तो इसमें यहाँ पर कंपन उत्पन्न होगा ना, किस पर, जब इस गेंद पर मारेंगे तो इस पर भी कंपन होगा, यही चीज को दर्शाया है। अब देखिए निम्नलिखित तरीकों से ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। अब कौन कौन तरीका है उस चीज को समझिए। ये देखिए कहता है निम्नलिखित तरीकों से ध्वनि पैदा होती है। अब निम्नलिखित तरीका से कौन कौन ध्वनि पैदा करने का, तो इसे तो आप लोग जानते हैं, जो ओरल है और आपको किताब से बाहर से है। अब बताइए, हम कहेंगे गिलास को गिराएंगे तो उससे ध्वनि उत्पन्न होगी, जानते तो हैं, बताने के लिए तो सही है, लेकिन क्या लिखने के लिए सही होगा, नहीं होगा। तो किताबी लैंग्वेज में कहता है क्या, कंपन करते हुए तंतु से सितार, देखे, उसके बाद कहता है कंपन करती हुई वायु से बांसुरी। बांसुरी में क्या होता है, हम लोग केवल हवा देते हैं, देखे ना, बांसुरी तो लगभग सब आदमी देखे होंगे, हमारे पास एक बांसुरी, एक नहीं दो उस रूम में है भी, तो हम लोग केवल उसमें हवा देते हैं, और हवा देने के बाद उसमें छेद जो रहता है, उस छेद पर हाथ का यानी उंगली को घुमाने के तरीका से उससे आवाज निकलती है यानी ध्वनि निकलती है। कहता है कंपन करती तनित झिल्ली से तबला भी आप लोग देखे हैं, ड्रम भी देखे हैं। अब कहिएगा सर तबला क्या होता है, ड्रम क्या होता है, जानते हैं ना, ड्रम जो मुस्लिम लोग पीटता है वो ड्रम होता है, ठीक है, तबला जो, हाँ वो होता है। कहता है कंपन करती हुई प्लेटों से साइकिल की घंटी तो लगभग सब विद्यार्थी देख ले होगा। वस्तुओं से घर्षण द्वारा वस्तुओं को खुरच कर या रगड़ करके भी कंपन उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। यह है आपको ध्वनि उत्पन्न करने का एक तरीका, जिसमें से आपको 1 2 3 4 5 6 तो यहां तक पढ़ लिए, 6 में से कम आप लोग को 4 को याद रखना है, जो ध्वनि उत्पन्न करने के कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। अब बताइए घंटी का ध्वनि और तबला का ध्वनि एक जैसा होगा, लेकिन दोनों ध्वनि का एक माध्यम है ना। अब देखिए ध्वनि का संचरण, कहता है ध्वनि का संचरण वह पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है यानी जाती है, क्या कहलाता है, माध्यम। अब बताओ ये दीवार से ध्वनि जाएगा, अगर यहां से जो हम बोलेंगे ऐसे करके बाहर वाला आदमी को मोहन, सुनेगा, नहीं सुनेगा, अर्थात ये एक माध्यम नहीं है ध्वनि के लिए। लेकिन अगर क्लास में उतना ही जोर से अगर हम बोले तो आवाज आसानी से जा सकती है। तो कहता है वह पदार्थ जिससे ध्वनि, ठीक है, जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है मतलब क्या, जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम। अब माध्यम कौन कौन हो सकता है, तो ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। अब ठोस का मतलब कि इतना ठोस नहीं जिससे कि हो ही नहीं आवाज, अब आवाज जाएगा भी। अब जैसे अभी रूम पूरा लॉक है, चारों तरफ से लॉक है, तब अगर इस रूम में अगर हम नॉर्मल से अगर बोलेंगे कोई चीज तो क्या रोड तक आवाज जाएगी, नहीं जाएगी। लेकिन अगर वही आवाज गेट अगर दोनों खुला रहेगा, खिड़की वगैरह खुली रहेगी, तो क्या होगा, अगर हम यहां से आवाज लगाएंगे तो रोड तक आसानी से आवाज जा सकता है कि नहीं। तो यही है आपको माध्यम क्या हो सकता है, ठोस भी, द्रव्य भी और गैस भी। माध्यम कौन कौन हो सकता है, ठोस, द्रव्य और गैस। अब कहता है क्या, जब एक वस्तु कंपन करती है तब इसके आसपास के वायु के कण भी बिल्कुल वस्तु की तरह ही कंपन करते हैं और अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देते हैं आपको डीजे से। देखते हैं डीजे रोड पर होकर के क्रॉस करती है और लगता है जो आपका ये जमीन हिल रहा है, लगता है ना, तो कंपन तो वो कर रही है डीजे, लेकिन डीजे में इतना बेस है, इतना वह कंपन करती है कि हमारे इस धरती को भी, ठीक है, उस वहां के लिए तत्काल के लिए कंपित कर देती है। कर रहा है ना, जब एक वस्तु कंपन करती है यानी डीजे कंपन करती है तो उसके आसपास के वायु के कण भी, अगल बगल का वातावरण भी क्या हो जाता है, कंपित हो जाता है। लगता है ना थोड़ा कान फाड़ दिया इस टाइप का लगता है, जो हमारा शरीर भी कंपित करने लगता है, कभी कभी ऐसा भी लगता है, ठीक है, तरह कंपन करती है और अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाती है, यानी जो उसका अवस्था रहता है उससे वो अलग हो जाता है। ऐसा होता है। कहता है ये कंपनमान वायु के कण अपने आसपास के वायु कणों पर लगाते हैं, अतः वे कण भी अपनी विरामावस्था से विस्थापित होकर के कंपन करने लगते हैं। जब ये वो अगर कंपन करने लगती है तो अगल बगल की भी जो वस्तु रहती है यानी, ठीक है, पदार्थ, वो जो विरामावस्था में रहती है वह, ठीक है, गतिमान की अवस्था यानी कंपित होने लगती है, ठीक है। हम तो कभी कभी ऐसा भी देखे हैं, जो वो जो वहां पे बजता है, रोड होकर के जाता है डीजे, तो हमारे अंदर में लगता है जो बज रहा है, आवाज करने लगता है खिड़की यार, इतना एक है कोई साउंड वाला, नाम पता नहीं, लेकिन अंदर में अक्सर देखते हैं शादी के समय में, शाम के समय में इतना ना रहता है, 2 मिनट के लिए क्लास मुझे डिस्टर्ब करना पड़ता है, अजीब टाइप से लगता है जो बेंच डेस्क आवाज कर रहा है, ठीक है, होता है। तुम लोग भी कंपन कभी ऐसा फीलिंग किए हो कि ना,
अगर नहीं किए हो तो ठीक है, नहीं अगर किया है तो भी ठीक है। चलो आगे कहता है क्या, यह प्रक्रिया माध्यम में तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि हमारे कानों में नहीं पहुंच जाती है। माध्यम यानी आवाज तब तक चलती रहती है जब तक हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है, और जब हमारे कान तक पहुंचती है तो ये वायु से, यानी वायु में जो कण है उससे टकराते आती है। अब एक बात बताओ, जितना आवाज से, थोड़ा देर के लिए अपने चौक पर की बात करते हैं, तिनबटिया पे यानी दुर्गा मंदिर के पास में बजेगा और यहाँ पर जो आवाज आएगी सुनाई देगी हमारे कानों में, क्या उतना ही आवाज वहां पर भी जाएंगे तो सुनाई देगी? वहां पर ज्यादा सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है, वहां से जो आवाजें यहां तक आ रही है वह वायुमंडल से टकराते आ रही है। ये वायु के कण जो होते हैं उससे वह सामना करते आ रही है, और वायु के कण से सामना करने के कारण क्या होता है, जो उसका ध्वनि यानी वेग जो है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना। कहता है ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होकर गति करता है। माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। माध्यम में कौन गति करता है, तो ध्वनि, उसके कण नहीं गति करते हैं, ध्वनि गति करता है। अब जितना, जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये कण है तो यहां से ध्वनि आ रही है तो ये नहीं गतिमान होगा, ये गतिमान नहीं होगा। गतिमान यही है, जितना ये गतिमान है, जितनी तीव्र गति से ये आ रही है, इसी पर ये डिपेंड करता है जो कण को वो कितना धकेल सकता है, यानी कितना टकरा सकता है। कभी कभी क्या होता है, अगर यहाँ का जो कण अगर ज्यादा मजबूत है तो ध्वनि यहीं से वापस हो जाएगी, आगे की ओर नहीं जाएगी। अगर यही फिर देखता होगा, ये हवा में देखा होगा, हवा में जब हवा अगर चलती रहती है, पछुआ हवा या पूर्वा हवा, तो साउंड जो रहती है कभी कभी लगता है ज्यादा सुनाई दे रहा है, कभी कभी लगता है जो सुनाई ही नहीं देता है। ठीक है, हो गया ना, यही बात है। फिर कहता है तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा ले जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं में सीधा संपर्क नहीं होती है। अब मान लो यहां से यहां पर संपर्क है, लेकिन इस तरह से मतलब ध्वनि क्या होता है, यहां तक पहुंच जाती है। मान लो ये कोई साउंड है, यहां पर हमारी काने हैं, अब क्या होगा, यहां से यहां तक तो हमें सुनाई देगी। इसका मतलब कि इस साउंड से हमारे कान का कनेक्शन है नहीं ना, है कान का कनेक्शन नहीं है, लेकिन कनेक्शन कौन करता है, तरंग। क्या करता है बउआ, तरंग। तरंग ऐसे ऐसे आकर के यहां तक सुना देती है। ठीक है, यहां तक में कोई आदमी को कोई दिक्कत, आगे की ओर चलें। चलो अब कहता है क्या, सो देखो, कहता है ध्वनि यांत्रिक तरंगों के द्वारा संचरित होती है। यांत्रिक मतलब जानते हैं ना, गति करके। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, जब एक वस्तु कंपन करती है तब अपने आसपास की वायु को संपीडित करती है। इस प्रकार एक उच्च ध्वनि या दाब का क्षेत्र बनता है जिसे हम संपीडन कहते हैं। याद रखिएगा, संपीडन। संपीडन का मतलब होता है जब वस्तु ध्वनि करती है तो उच्च से निम्न या निम्न से उच्च का एक क्षेत्र बनता है जिसे हम लोग संपीडन कहते हैं। ठीक है, और संपीडन के माध्यम से जब कंपनमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तब एक निम्न दाब का क्षेत्र बनता है जिसे हम लोग विरल कहते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे करके समझो, इसका एग्जांपल ऐसे करके समझो, एक ये मिडिल पॉइंट हुआ, एक मिडिल पॉइंट हुआ तो इसको हम लोग 0 से सूचित करते हैं। अब इधर होगा, ठीक है, तो सघन होगा, इधर होगा तो सघन होगा, और इधर होगा तो विरल होगा, है ना। जब वस्तु पीछे की ओर अगर इधर की ओर करेगा तो क्या होगा, विरल, और जब अगर इधर की ओर करेगा तो सघन। इधर की ओर होगा तो ध्वनि क्या कहलाएगा, सघन। जब वस्तु आगे पीछे तेजी से कंपन करता है तब हवा में संपीडन और विरल की श्रेणी बनकर ध्वनि तरंग बनती है। ठीक है, ध्वनि तरंग का संचरण घनत्व परिवर्तन का संचरण है, घनत्व पर डिपेंड करता है। घनत्व मतलब आप समझते हो, घनत्व मतलब समझते हो, वस्तु के कण, जैसे ये है घनत्व, ये जो है पढ़ा होगा पहला चैप्टर में। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ में, ठोस में पढ़ा होगा ना, जो ठोस के घनत्व काफी उच्च होते हैं, द्रव के घनत्व ठोस के अपेक्षा थोड़ा कम होता है, और गैस में नहीं के बराबर होता है, स्वतंत्र होता है, पढ़ा था ना। तो ये कण, तो ये हवा भी इसी पर डिपेंड करता है। अभी अगर मान लो पूरा खुला वायुमंडल रहेगा, खुला वायुमंडल रहेगा तो सट सट आवाज आएगा ध्वनि का, नहीं। अगर यही अगर दीवार पर दीवार, दीवार पर दीवार, घर पर घर, घर पर घर, पेड़ पौधा लगा रहेगा तो आवाज सुनने में थोड़ा परेशानी होगी, है कि नहीं। तो किस पर डिपेंड करता है, घनत्व पर। ठीक है, अब देखो कहता है क्या, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की भी आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो क्या ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, नहीं जाएगी। कहता है ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम में कौन कौन, हवा, पानी, स्टील की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है, खाली स्थान में नहीं होती है। कल ये बात हम लोग पढ़े थे, अब पढ़े थे तो ये लड़की थोड़ा अस्थिर से बोली थी, सर निर्वात हमें सुनाई दिया था, और तब हम एक्सप्लेन किए थे बउआ
अगर निर्वात का मतलब होता है खाली स्थान। अब खाली स्थान में तो हवा भी नहीं है, हवा नहीं है, तो अगर हम बोलेंगे तो क्या आप तक आवाज जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी आवाज आप तक जाने के लिए क्या होना चाहिए था? माध्यम। और माध्यम कौन कौन होता है? तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, हवा, पानी या स्टील। कोई दिक्कत? चलिए आगे। उदाहरण है, कहता है एक विद्युत घंटी को वायु रुद्र वेलजार में लटका करके वेलजार को निर्वात पंप से जोड़ते हैं। निर्वात पंप से जोड़ने का मतलब समझते हैं? जहां खाली स्थान होता है उससे जोड़ते हैं। जब वेलजार वायु से भरा होता है तब ध्वनि तो सुनाई देती है, लेकिन जब निर्वात पंप को चला करके वायु को वेलजार से निकाल कर घंटी बजाते हैं तब ध्वनि सुनाई नहीं देती है, क्योंकि हो गया क्या? खाली स्थान। और खाली स्थान का मतलब कि माध्यम खत्म है, और जब माध्यम खत्म है तो क्या ध्वनि का संचरण होगा? नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यही है आपको वेलजार, जिसमें पहले क्या किया है, यहां से बजा रहा है, विद्युत धारा है ना, प्रवेश करवाता है, स्विच है, कॉर्क है, वेलजार है, विद्युत घंटी है अंदर में। तो जब इसमें हवा भरा हुआ है, तो अगर घंटी को बजाता है तो आवाज बाहर निकलती है, लेकिन जब इसको निर्वात पंप के माध्यम से पूरा हवा को बाहर निकाल लिया जाता है और तब अगर घंटी को बजाया जाता है तो बाहर आवाज नहीं निकलता है। तो इससे साबित होता है जो ध्वनि के लिए माध्यम का होना जरूरी है। कोई दिक्कत? आगे चलिए। कहता है ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। प्रयोग से क्लियर है? ठीक है, और ये चीज आप लोग 8वां क्लास में भी पढ़े थे। याद नहीं होगा तो अभी याद करवा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, अब देखिए यहां से थोड़ा आगे कहता है ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग है, कैसे अनुदैर्घ्य तरंग है? अब इसके बारे में, वह तरंग जिससे माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करती है जिस दिशा में तरंग गति करता है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर यहां पर हम लगाए हुए हैं साउंड को, ठीक है, हम यहां पर साउंड को लगाए हुए हैं, यहां पर साउंड लगा हुआ है और इसका दिशा जो है सो इधर की ओर है, इधर की ओर है, ऐसा करके समझिए। होता है ना ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, ऐसे करके देखे हो ना, साउंड बॉक्स देखे हो तुम लोग? साउंड बॉक्स जो लकड़ी का बना रहता है उसमें पीछे से पूरा सील रहता है, आगे से ऐसे करके आवाज निकलता है। तो कहता है वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करता है। हवा मान लो ऐसे करके बह रही हो, बात को समझना, हवा ऐसे करके बह रही हो और इधर ही ये भी घुमाया हुआ है, इसकी दिशा काफी लंबी होगी और लंबी होगी, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ गया? अब कहता है जब एक स्लिकी को धक्का देते हैं तथा खींचते हैं तब संपीड़न या विरल बनते हैं। मान लीजिए आवाज देते हैं तो जैसे ऐसे करके खींचेंगे तब का, ऐसे करके धक्का देंगे तब का, दोनों का आवाज में फर्क है ना। ठीक है, फिर कहता है जब तरंग सिल्की में गति करती है तब इसकी प्रत्येक कुंडली तरंग की दिशा में आगे पीछे एक छोटी दूरी तय करती है, जिसे हम लोग, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। इसी का एक और भाग अब देखिए, ये खींच करके कभी देखे हैं आप लोग? इसको एक तरह से स्प्रिंग कहिए, देखे ऐसे खींच करके और फिर छोड़ करके, देखे है ना? वही कहता है कणों के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समानांतर होती है। जैसे देखिए ये है, इसको क्या किया है, ऐसे करके दबाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी अपेक्षा ये थोड़ा घनत्व तो बढ़ा रहा है ना। घनत्व बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं? दोनों के बीच की दूरी कम हो रही है। कहता है जब सिल्की के एक सिरे को आधार से स्थित करके दूसरे सिरे को ऊपर नीचे तेजी से हिलाते हैं तब यह अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करती है। इसका एग्जाम्पल यहां से हटा करके हम आपको देते हैं रस्सी का। रस्सी देखे हैं आप लोग ना? रस्सी वो ऐसे फेंक दीजिए, ठीक है, रस्सी को पकड़ करके कैस करके ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिएगा तो ऐसे करके भागेगा वो, देखे भागता है। तो यही आपको अनुदैर्घ्य, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है ये? अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग तक कोई आदमी को कहीं से कोई प्रॉब्लम? इतना तक में तो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को नोट्स लिखना होगा तो आज संडे का क्लास है, ठीक है, नोट्स लिख लीजिए। और नए नोट्स लिखना है तो ये आप लोग को, ठीक है, यूट्यूब पर चढ़ गया है तो यूट्यूब पर भी आप लोग देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, इतना तो जरूर मुझे विश्वास है जो इतना बच्चा इसको देख करके और यहाँ से ऊपर तक का नोट्स केवल तैयारी करके आएंगे। आप लोग का कहना हुआ था ना जो सर सो स्मरणीय वाला याद करने से पहले थोड़ा पढ़ा दीजिएगा, तो हम एक बार और आप लोग को पढ़ा देते हैं। इससे आगे भी है लेकिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना है मुझे, इसलिए आज इतना ही तक रहने दीजिए। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं ये हम आप लोग को अगला में पढ़ाएंगे। और क्लास के स्टूडेंट तो जो देख लियो तो क्लास में पढ़ाई चल ही गया, और बाहर वाले स्टूडेंट जरूर बतलाएंगे जो आप लोग को ये कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।